स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का रिवर्स ऑस्मोसिस तक क्लियर कर चुके थे। आइसोटोनिक, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिर जाके यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, ये सब क्लियर हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न का डिफरेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स, लेकिन 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन ही, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट का भी नहीं है, शॉर्ट का है ये 3 मार्क्स के लिए। तो 3 मार्क्स के लिए तो 3 तो लिखना ही है, 1-2 ऊपर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, सबसे फर्स्ट तो डेफिनेशन, ऑस्मोसिस जो है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा ही होगा, बताए भी थे। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन चलेगा, सेमी मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन चलेगा। ऑस्मोसिस में क्या है, अगर ना एक और बात, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न होता क्या है इसके बारे में अगर पूरा पता है तो डिफरेंस आराम से 4-5 लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर, ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होता है ऑस्मोसिस का वो लिक्विड में ही होगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, इसीलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, हम लोग बात बता चुके हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सिर्फ स्मॉल पार्टिकल ही फ्लो कर पाता है, दूसरा साइड जा सकता है मेम्ब्रेन से होके, बड़ा साइज जो पार्टिकल का जो होता है वो नहीं पार हो सकता है। और हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सॉल्यूट पार्टिकल नहीं जा सकता, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकता है, क्योंकि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूट के पार्टिकल का मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में पार्टिकल का साइज छोटा होता है। ठीक है, सो ये सिर्फ लिक्विड में होता है, बट ये हम पहले ही बोले डिफ्यूज़न तो लिक्विड गैस सब में होता है। थर्ड नंबर, ऑस्मोसिस जो होता है वो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन वन डायरेक्शन ओनली। ये हम बताए भी थे जब डायग्राम बताए थे कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, बताए भी थे कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। ऑस्मोसिस जो होगा वो क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बट डिफ्यूज़न क्या होता है, दोनों साइड से हो सकता है, पॉसिबल है। सॉल्यूट से सॉल्वेंट जा सकता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूट जा सकता है। ये कैसे, तो कैसे हो सकता है इसका प्रोसेस, तो ये लास्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो में पूरा बताए थे, डिफ्यूज़न दोनों साइड से हो सकता है। ठीक है, बट ऑस्मोसिस सिर्फ एक ही साइड से हो सकता है, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में लार्ज मॉलिक्यूल जो होता है वो फ्लो नहीं कर पाता, मतलब मेम्ब्रेन से होकर नहीं जा पाता है, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा, बट इसमें दोनों डायरेक्शन से पॉसिबल है फ्लो करना। क्यों, क्योंकि इसका भी रीज़न बता चुके थे, तो एक बार प्रीवियस वीडियो में जाओ, एक बार अच्छा से फिर से देखो वीडियो को, पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्यों दोनों तरफ से ये फ्लो कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है, सो इसमें क्या होगा, थर्ड नंबर, डिफ्यूज़न में बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल है कैन मूव करेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन लेकिन रहेगा। फोर्थ में, ऑस्मोसिस जो होता है वो रुक सकता है, ऑस्मोसिस होना रुक सकता है, बट डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि बोथ डायरेक्शन में हो रहा है ना, ये रुकेगा नहीं। लेकिन ऑस्मोसिस तो रुक सकता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में बताए थे ना कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर जैसे हम लोग यूज़ करेंगे पिस्टन, तो क्या होगा, उल्टा होने लगेगा, और वो रुक भी सकता है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ पिस्टन का यूज़ करके, बट इसमें तो ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों डायरेक्शन में होता है, तो ये नहीं रुक सकता है, डिफ्यूज़न। नेक्स्ट लास्ट नंबर, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या है, ऑस्मोसिस में जो मॉलिक्यूल्स होता है सॉल्वेंट का वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है। क्यों, लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्यों इसका भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डिफ्यूज़न में क्यों सॉल्यूट जो होता है वो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो फिफ्थ नंबर हम सिर्फ अभी रीड किए, क्योंकि फिफ्थ नंबर लास्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके कि क्यों ऐसा होता है, रीज़न क्या है। तो ये 5 डिफरेंस हो गया, और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम 12 का। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। अब फिर वही बात हो गया कि उसको भी इंपॉर्टेंट बोले, इसको भी इंपॉर्टेंट, और सच अगर पूछो तो ये भी सच में इम्पॉर्टेंट ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये समटाइम 3 मार्क्स के लिए और कभी कभी 5 मार्क्स के लिए भी पूछ लिया जाता है। अगर 5 मार्क्स पूछेगा तो ये अकेला नहीं रहेगा, कुछ इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें दे देगा, इसी में ऐड कर देगा, तब जाके 5 का 3 तो अकेला ये पूछेगा, 3 मार्क्स के लिए रहेगा, तो बहुत सिंपल है। अगर ये क्लियर है ना, ये जो एक्सप्रेशन बताए थे, ऑस्मोटिक प्रेशर जो था लास्ट वीडियो में बताए थे, उसमें जो एक्सप्रेशन बताए थे ये क्लियर है, तो अभी वेंट ऑफ फैक्टर भी क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, वेंट ऑफ थ्योरी है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, जो प्रोवाइड टेम्परेचर लेकिन कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो यही बात है ना, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस है वही है। पाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो मोलैरिटी, जिसको सी या कैपिटल एम डिनोट करते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी टी हो गया, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट, एंड हियर कांस्टेंट इज गैस लॉ, गैस कांस्टेंट, सॉरी आर, तो सी आर टी हो गया। सी को ब्रेक कर दिए, ब्रेक जो कि उसमें पुट किए, तो हमारा सीधा मोलर मास निकल गया, फाइनल हो गया मोलर मास किसका, तो यहाँ पे मोलर मास हमको
मोलर मास हमको सॉल्यूट का मिल गया था, जिसको हम लोग बॉक्स में कर दिए क्योंकि ये लास्ट फार्मूला, फाइनल फार्मूला, मेन फार्मूला था। सेम ये भी वही है, डेफिनेशन तो वही है फार्मूला। आई मीन इसका रूल पाई जो होता है, पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, सी क्या है या तो हम बोल सकते हैं इसको मोलारिटी, नहीं तो कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सी जो होगा यहाँ पे इक्वल टू एन बाई वी होगा। क्यों होगा यहाँ पे सी इक्वल टू एन बाई वी? क्योंकि मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन द सॉल्यूशन। तो सीधा एन नंबर ऑफ मोल, मोल्स को स्मॉल एन बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स को कैपिटल एन, मोलर मास को कैपिटल एम एंड मास को डब्ल्यू या स्मॉल एम। तो ये क्या हो गया एन और ये वी हो गया, ठीक है। एंड ग्राम मोल यूनिट क्या था मोलारिटी का, ग्राम मोल बाय वॉल्यूम लीटर में, सो ग्राम मोल बाय लीटर, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 करते हैं, इसको इक्वेशन 1 डालते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देना है। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन बाई वी, सी की जगह सी क्या है, सी या कैपिटल एम लिख सकते हैं, मोलारिटी है, पाई क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो एन बाई वी हो गया। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट, वही कांस्टेंट जो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन में किए थे वही है, सेम टू सेम, ठीक है ना। इक्वल टू के तो आर क्या है गैस कांस्टेंट, तो वही कि हम लोग इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटा इक्वल टू लगाए तो गैस कांस्टेंट आर एन बाई वी। और हम लोग को पता है कि पाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है ना, क्या टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो सी का तो है, आई मीन कैपिटल एम मोलारिटी का कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनल तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर का भी है सेम यही है ना, एक्सप्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर का वही वाला बात है इसमें भी। तो टेम्परेचर का भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वेशन 4 डाल देंगे। अब इक्वेशन 4 का वैल्यू 3 में डालना है, ठीक है। तो पाई इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, एन आर टी बाई वी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हम लोग जान रहे हैं एक इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज, एक साइड डिक्रीज तो दूसरा साइड भी, अपोजिट साइड भी डिक्रीज। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज और दूसरा इंक्रीज तो फर्स्ट वाला डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू तो था ही आर एन बाई वी, आर एन बाई वी, और ये टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये 1 बाई टी होता तो टी नीचे लिखते हम लोग, ठीक है ना, बट यहाँ पे तो ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एन आर टी बाई वी। तो ये अगर थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चल जाते हैं ये देखने को कि क्या क्या है, ये जरूर लिखना एग्जाम में आने से कि क्या क्या है ये डाटा के बारे में। एन नंबर ऑफ मोल्स, वी क्या है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सी क्या है मोलर कंसंट्रेशन, या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं मोलैरिटी, क्लियर है, कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। टी फॉर टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है, एंड आर गैस कांस्टेंट। इसको यहाँ तक तो लिख के हम लोग बॉक्स में किए क्योंकि फाइनल यही है, जो है यही है, इसी पे न्यूमेरिकल है। बट ये और थोड़ा एक हम लोग को ना आइडियल गैस इक्वेशन था, गैस लॉ जो 11th में पढ़े थे उसके जैसा लग रहा है। एक था हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, पी वी इक्वल टू एन आर टी। सेम देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द साइन पी, पी से भी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं, और पाई तो है ही, ऑस्मोटिक प्रेशर को तो पाई से डिनोट करते हैं, या पी से भी। तो अगर हम लोग पाई की जगह पी लिखे तो क्या होगा, पी और ये वी को इधर ले आएंगे, आराम से आ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होता है, ये तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आइडियल गैस इक्वेशन। तो पाई और पी और पाई जो है वो दोनों एक ही है, आई मीन ऑस्मोटिक प्रेशर को ही डिनोट कर रहा है। और दिस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, तो वेंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो है ही मेन फॉर्मूला, बट इसको पाई को जो पी लिखेंगे अगर इसके प्लेस पे तो पी वी इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन आ गया, क्लियर है। किसके लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट है वेंट ऑफ फैक्टर, और नेक्स्ट भी है और ये लास्ट भी है। ये टॉपिक के बाद सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन केमिस्ट्री का, आई मीन केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का थ्योरी पोर्शन A to Z कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, तो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो, वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर, ठीक है, अब हम डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं। रेशियो, रेशियो मतलब बट्टा, ठीक है, फ्रैक्शन। द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटरी डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी and the normal value when the solute behave ideal in the solution without undergoing any dissociation or association, ठीक है। क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। ये भी ना 2 मार्क्स नहीं तो 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर इस चैप्टर का क्वेश्चन आई मीन टॉपिक में हम बोले इंपॉर्टेंट है क्योंकि सच पूछो तो सेकेंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के लिए। तो हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं, बट याद रहे स्मॉल आई। तो आई क्या होता है, कितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी हो चुका है, अगर याद नहीं है तो प्रीवियस आई मीन 2 दिन पहले का वीडियो में जाके देख सकते हो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी का ना 4 था, रिलेटिव, एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक। तो कॉलिग प्रॉपर्टी हम लोग जान रहे, फिर से हम बताएंगे नहीं, अगर नहीं याद है या क्लियर नहीं है तो मेरा 3-4 पहले वीडियो में जाके क्लियर कर सकते हो, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर,
कितना एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंट मतलब करके हम लोग देख चुके हैं एक्सपेरिमेंट, अब बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन कब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कितना थ्योरेटिकल है वो, तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब, वेन जब सॉल्यूट आइडियल जैसा रहेगा सॉल्यूशन में, आई मीन पी वी इक्वल टू एनआरटी वाला बात, लेकिन वो कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन में नहीं जाना चाहिए। कौन, सॉल्यूट। डिसोसिएशन एसोसिएशन हम लोग जान रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन 11th में पढ़े थे, क्या था, कितना स्प्लिट किया आयन बाय टोटल कितना आयन है, ठीक है। अल्फ़ा से हम लोग डिनोट करते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, क्या था, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या था, कितना स्प्लिट किया आयन, मान लो सपोज NaCl, Na प्लस Cl माइनस होता है जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो Na प्लस एक आयन Cl माइनस एक आयन, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इससे डिनोट करते हैं हम लोग डिसोसिएशन, आई मीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कितना आयन वाटर में, आई मीन एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हुआ, स्प्लिट क्या है, स्प्लिट मतलब बिखर जाना, बिखर जाना मतलब ब्रेक हो जाना, डिसोसिएट हो जाना, बाय नीचे क्या रहेगा, टोटल कितना था। तो NaCl का कंडीशन में तो पूरा गया, मान लो पूरा नहीं गया, मान लो ये एक और एक करके हम मान ले दो लेते हैं, और टोटल था 5, तो कितना स्प्लिट हुआ, मतलब प्लस कैटायन और माइनस एनायन में डिसोसिएट हुआ, ब्रेक हुआ, अब बाय टोटल कितना था, तो मान लो 2 ब्रेक हुआ, 5 टोटल था, तो 2/5 ऐसा होता है, ठीक है। रेशियो है, कोई यूनिट तो होगा नहीं, तो वही बात है कि कितना आई क्या होता है, डाइल्यूट वैन टॉप फैक्टर क्या होता है कि कितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली मिला है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना था, ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना वहाँ पे था। और ये कब देखेंगे, जब सॉल्यूट बिहेव करेगा आइडियल जैसा, आई मीन पी वी इक्वल टू एनआरटी वाला बात। और एक बात क्या है, सॉल्यूट डिसोसिएशन में या एसोसिएशन में नहीं जाए, डिसोसिएशन मतलब ब्रेक हो जाना, डिसोसिएट एसोसिएशन मतलब मिल के बनना, द प्लस माइनस हट के एक NaCl बन जाना, एसोसिएट होना, मिल के बन जाना कुछ, डिसोसिएशन तो कुछ है वो ब्रेक होके अलग अलग हो गया, तो उसमें सॉल्यूट को नहीं जाना है, उसमें गए बिना, ठीक है ना। और ऐसे नोट करते हैं, फॉर्मूला क्या हो गया, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यूनिट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो सब यूनिट नहीं होता है। वैल्यू जो है आई का, आई मीन वैन टॉप फैक्टर का, ये क्या होता है, डिपेंड किस पे करेगा, तो नेचर ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का नेचर, कब, जब वो सॉल्यूशन में है, जो कि गिवन है, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस लिए। आई अगर 1 होता है तो सॉल्यूट होगा नॉर्मली इन द सॉल्यूशन, समझाएंगे सॉल्यूशन में नॉर्मली सॉल्यूट बिहेव कर रहा है। आई का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो समझ जाएंगे ये डिसोसिएशन हो जाएगा, मतलब कि डिसोसिएट अलग अलग हो गया है आयन, एनायन और कैटायन में, जब वो वाटर में गया। सॉल्यूशन का मतलब ही होता है वाटर, आई मीन एक्वस सॉल्यूशन। एंड केस 3, इफ़ आई इज़ लेस देन 1, मतलब 1 ही आई से बड़ा हुआ, मतलब कि आई का, इसका मीनिंग हुआ आई का वैल्यू 0.99 तक होगा, बट 1 नहीं होना चाहिए, तब उस केस में क्या होगा, ये एसोसिएशन में आ जाएगा। ये डॉट डॉट हम शॉर्टकट किए हैं, इसमें पूरा लिखना है, सॉल्यूट, ये भी सॉल्यूट, ये अंडर, ये गोस, ये सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, ये इन सॉल्यूशन, ये भी इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर इफ़ 1 इज़ ग्रेटर देन आई, देन सॉल्यूट जो है वो किधर जाएगा, तो अंडर गोस एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब मिल के बनना, दो अलग अलग आयन है मिल के एक बन जाना आयन, मतलब एसोसिएशन मतलब Na प्लस है Cl माइनस है, मिल के NaCl बनेगा। डिसोसिएशन मतलब NaCl है, ब्रेक होकर Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, बिखर जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 1, सॉरी इफ़ 1 इज़ ग्रेटर देन आई, देन सॉल्यूट क्या होगा, एसोसिएशन हो जाएगा इन सॉल्यूशन। क्लियर है। यहाँ पे जाके सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन 12th क्लास का A to Z थ्योरी पार्ट्स, ठीक है, कंप्लीट हुआ पूरा A to Z, ठीक है, बिना एक भी छोटा सा छोटा मतलब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वैसा बिना देखे हुए, आई मीन टोटल कराएं, ऐसा भी नहीं है। A to Z कहने का मतलब है कि शॉर्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है, ना कोई IIT JEE ना नीट का एग्ज़ाम, आई मीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ना 12 में, तो अरे उसको छोड़ दो रहते, तो नहीं, वो भी नहीं किए हम। A to Z इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट नहीं भी है, सबको, छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है, सबको देखते हुए सब हम लोग टॉपिक को टच किए, कंप्लीट किए, इसलिए इसको हम लोग, इसलिए हम बार बार बोलते हैं A to Z, आई मीन सेलेक्टेड नहीं, सब A to Z। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर का, जैसे फर्स्ट चैप्टर का किए थे सेम टू सेम सेकेंड चैप्टर का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और कैसे, तो पहले हम लोग पूरा सेकेंड चैप्टर का फॉर्मूला लिखेंगे और जैसे फर्स्ट चैप्टर में किए थे, और उसके बाद हम लोग सब न्यूमेरिकल को टच करेंगे कि जितना भी टाइप का न्यूमेरिकल 12 का बोर्ड में आएगा और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, वो सब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ओके।